हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोटेंशियल क्या होता है वो आप समझ में आता होगा कि सिंपल सा अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में हमने देखा है कि फ्लूइड जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सेम यही कंसर्न जो है वो चार्ज के साथ भी होता है कि चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब पोटेंशियल क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपने देखा था ना, हमने फोर्स स्टडी किया था। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी और फोर्स को हमने रिलेट करने के लिए यूनिट चार्ज पे फोर्स कंप्यूट किया था, जिसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्या है कि पोटेंशियल जो टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से बना हुआ टर्म है। जैसे सिंपल सा अगर आपके पास, मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे मैं एक चार्ज मैंने क्यू रखा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। ये चार्ज सपोज कर लो फिक्स्ड है और ये चार्ज मूवेबल है। तो अगर ये चार्ज मूवेबल है और इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, उसको सपोज करिए मैं इसको अगर छोड़ता हूँ तो ये चार्ज क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये चार्ज अपनी जगह से मूव कर रहा है तो मूव करने का मतलब क्या है, इसके पास एनर्जी होगी तभी तो मूव कर रहा है। अगर किसी जो एनर्जी नहीं है तो मूव नहीं कर सकती। जैसे आपके पास ही है, जैसे अगर आप पूरा दिन खाना नहीं खाते तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है ताकि आप मूव कर सके। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, जैसे वाटर का फ्लो होता है तो वाटर का फ्लो क्या होता है, हमेशा हाई से लो होता है, क्योंकि हाई पोटेंशियल पर जब हमने वाटर को पहुंचाया होगा तो हमने उसमें एनर्जी स्टोर करा दी है। अब जब उसको वहां पे हम रिलीज करते हैं तो वो हाई से लो की तरफ अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही यहाँ पे अगर चार्ज रखा हुआ मतलब क्या है, इसके पास एक एनर्जी है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर छोड़ता हूँ, फ्री टू मूव करता हूँ, तो क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल से मतलब यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास जरूर कुछ एनर्जी होगी जिस एनर्जी से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हमको यही फाइंड करना है कि एनर्जी इसके पास आती कैसे है या एनर्जी कहाँ से आई। ठीक है, हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है, उसके बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले समझिएगा कि अगर आपके पास एक क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है और एक दूसरा चार्ज है, सपोज कर लो क्यू, इसको हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो अगर इस चार्ज को क्यू को मैं बी से ए तक लेके आता हूं तो जाहिर सी बात है क्या है कि ये क्यू जो है, जो फिक्स चार्ज है वो इस क्यू चार्ज को रिपल कर रहा होगा। रिपल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्यू चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू को हमको बी से ए तक लाना पड़ेगा तो हमको क्या होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है क्यू चार्ज पे, उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब जो भी हम वर्क करते हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि अगर हम कुछ वर्क डन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या होता है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर जाता है। तो अगर मैं इस चार्ज क्यू को बी से ए तक लेके आता हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इस चार्ज में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी और हम क्या चाहते हैं, वही स्टोर एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं। और जो स्टोर एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल जो टर्म है वो किससे बना हुआ है, पोजीशन से। ठीक है, तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है वो क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस क्यू चार्ज को अगर हम बी से ए तक लेके आते हैं तो इसमें हमको कितना वर्क डन करना पड़ता है, या बी से ए तक लाने में हम उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, कितनी एनर्जी वो स्टोर करता है। तो सिंपल सा क्या है, हमने क्या किया कि अगर मैं क्यू से बी से चार्ज को ए पे लेके आता हूँ तो जाहिर सी बात है बी पे इस पे एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा, ए पे इस पे फोर्स का अमाउंट दूसरा होगा और बीच के हर एक पोजीशन पे क्या होगा, फोर्स वेरी कर रहा होगा। और अगर आपका फोर्स वेरी कर रहा है और आपको एक वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना होता है तो किसी भी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मेथड से अगर हमको कोई वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स का, तो जनरली क्या होता है कि जब भी हमको किसी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कंप्यूट करना होता है तो हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन सपोज करते हैं। हमेशा आपको हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि अगर आपको कहीं भी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक इंटरमीडिएट सिचुएशन एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लेता हूं कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और ये मान लेता हूं कि जो a पॉइंट है वो यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है और b पॉइंट जो है वो r2 डिस्टेंस पे है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं b को r2 डिस्टेंस से कहाँ लेके आ रहा हूँ, r1 डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ। तो R2 से R1 के बीच में क्या होगा, कई सारी डिस्टेंसेस आएंगी और हर एक डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। मतलब अगर x वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। तो मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स है, उस वेरिएबल फोर्स का हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन एज्यूम कर लिए, सपोज कर लो P। अब इस P पॉइंट पे सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स एट P क्या हो जाएगा, सिंपल सा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर। अब सपोज करो अगर फोर्स जो यहाँ पे हमने निकाल ली FP। अब अगर इस P पे जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं, इसको हम dx डिस्प्लेस करते हैं। अगर इस Q चार्ज को, सॉरी मैं यहाँ पे Q1 Q2 ले लिया है, इसको मैं Q टाइम्स Q कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे Q और Q चार्ज हमने रखा है।
तो अगर इस क्यू चार्ज को मैं इस dx डिस्प्लेसमेंट देता हूँ तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू है काफ़ी स्मॉल है, dx जो है जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रहा है वो काफ़ी स्मॉल है। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल है तो सिंपल मतलब क्या है कि हम ये मान सकते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर मैं लिखना भी चाहूँ, थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ कि फोर्स यहाँ पे जो dx डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस dx का होल स्क्वायर। अब सिंपल से क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी dx के कंपैरिजन में, x की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी dx के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, हम इस dx को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर इस dx को हम नेगलेक्ट कर दें तो जो हमारा फोर्स बचेगा कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल क्या है कि ये dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्मॉल वर्क डन dw फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल वर्क डन dw फाइंड करता हूँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। फोर्स की वैल्यू हमको पता है, फोर्स कितना है हमारे पास, q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर और टाइम्स dx। अब हमको क्या करना है, हमें तो ये स्मॉल वर्क डन तो चाहिए नहीं था, हमें तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए था R2 डिस्टेंस से R1 डिस्टेंस के लिए। तो हमने सिंपल क्या किया, इसी वर्क डन को इंटीग्रेट कर लिया। तो मैं इसी वर्क डन को इंटीग्रेट करता हूँ और ये ऊपर की चीज़ें को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये सिचुएशन हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास dw आया है, अगर इस dw को मैं R2 से R1 के लिए इंटीग्रेट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं इंटीग्रेट करता हूँ R2 से R1 q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट है और 4 एप्सिलॉन नॉट भी कैसा है, कांस्टेंट। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R2 से R1 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इस 1 अपॉन x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होगा एकदम सिंपल सा है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ। हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि x की पावर n को अगर ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। प्लस का कॉन्स्टेंट आता है, लेकिन लिमिट जब लगी होती है तो इस कॉन्स्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर लिमिट लगी है तो कॉन्स्टेंट नहीं आता। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा x की पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस 1 और लिमिट वही लगा देंगे R2 से R1। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो आ जाएगा q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन x और लिमिट R2 से R1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले हम R1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस का, लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो माइनस का 1 अपॉन R1 आ जाएगा। और साथ में क्या होगा, जब माइनस R2 अप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन R2। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करने पे जो W की वैल्यू हमको मिलेगी वो जाएगी q टाइम्स q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 अपॉन R2 जो प्लस का हो जाएगा तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। मतलब इतना वर्क डन कौन कर रहा है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे रखी थी ये वैल्यू किसकी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की थी। तो मतलब ये वर्क डन किसका निकला है, इलेक्ट्रिक फोर्स का। और सिंपल सी बात है, जब वर्क डन जैसे जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्टोर नहीं हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसे रिपल करा था, हम उसे लेके आए हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स का वर्क डन हमें चाहिए होगा। तो ये वर्क डन किसका है, ये वर्क डन किसका है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हमारे पास आया है। तो जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी, जो एनर्जी होती है सिंपल सी, मैं ये इरेज कर देता हूँ, जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या हो जी, निगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो वर्क डन वो निगेटिव जो ले रहे हैं उसको समझने का तरीका क्या है कि आपके पास क्यू चार्ज था, यहाँ पे आपने माइनस, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे हमने चार्ज को रखा है तो सिंपल चार्ज, हमारा फोर्स किधर होगा, जैसे इस चार्ज को अगर हम लेके आएंगे कहीं आउट, कहीं बाहर से, तो क्यू चार्ज को लाने के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उसको हमने क्या होगा, उसके अपोजिट फोर्स लगाया होगा।
तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन ये आया है तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं बोल सकता हूं कि जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी माइनस का W, मतलब ये आ जाएगा Q टाइम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। और ये पोटेंशियल थी क्या, जैसे आपके पास क्या था कि हम चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, B से A पे लेके आ रहे थे, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। B से अगर A पे लेके आ रहे थे तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा UA माइनस UB बोल सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं इस चीज़ को, जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, इसी चीज़ को मैं बोल दे रहा हूँ UA माइनस UB की वैल्यू आ जाएगी Q टाइम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। मतलब ये क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में जब हमने चार्ज को B से A पे मूव कराया तो उसमें इतनी एनर्जी हमने स्टोर करा दी। अगर हमने चार्ज को B से A पे मूव कराया तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है। अब यही एज्यूम करो कि अगर ये चार्ज अगर हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे होते हैं, अगर यहाँ पे मैं R2 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी रख देता हूँ, R2 की वैल्यू को मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको, फिर से डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये Q चार्ज था, ये आपके पास पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये डिस्टेंस मैंने R2 मान रखी थी, ये डिस्टेंस मैंने R1 मान रखी थी, ठीक है। R2 से R1 के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया था ना, हाँ R2 से R1 के लिए इंटीग्रेट किया था मेरे ख्याल से, ठीक। और ये हमने इंटरमीडिएट सिचुएशन एक्सज्यूम की थी। तो अगर यहाँ पे R2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मगर हम चार्ज को अगर इन्फिनाइट से लेके आ रहे होते, तो अगर चार्ज इन्फिनिटी पे होता तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि अगर चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी चार्ज में वो कैसी रहेगी, जीरो। वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मतलब इन्फिनिटी पे है या किसी रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो UB होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। UA, क्योंकि UB पे कोई एनर्जी रहेगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे UB होगी नहीं। तो A की जो एनर्जी हो जाएगी, जो सिस्टम बनेगा R डिस्टेंस पे, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q टाइम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन R1, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें दो चार्ज हैं जिनके बीच का सेपरेशन R1 है, तो उनके बीच में ये एनर्जी स्टोर होगी। तो मतलब अगर आपने एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाया है जिनके बीच में R1 डिस्टेंस है, तो उस वाले सिस्टम में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि Q चार्ज ने अगर Q चार्ज के अपोजिट वर्क डन किया है, ये स्मॉल Q चार्ज ने इस Q चार्ज के अपोजिट वर्क डन किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, Q का पेयर आ गया और उनके बीच का सेपरेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अगर जो आपका सिस्टम है उसमें दो चार्ज ना होकर के मोर देन 2 चार्जेस होते तो क्या होता। तो मैं हटा रहा हूँ, उसकी बात करता हूँ, ये आप पहले नोट कर लो। हमने सिंपल क्या एक्सप्लेन किया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने सिंपल, हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम था, एक चार्ज Q था और एक स्मॉल Q चार्ज था जो कि B पे प्लेस था। उस B पे प्लेस वाले चार्ज को हमने क्या किया है, B से A तक लेके आए हैं। B से A तक लाने में हमने क्या किया, वर्क डन फाइंड किया है और उस वर्क डन को हमने नेगेटिव ले लिया है। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने फोर्स लिया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स एज्यूम किया था, ठीक है। और जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है, नोट एक बात ध्यान रखिएगा, हेयर वी मूव चार्ज वेरी स्लोली शो दैट देयर इज नो एक्सीलरेशन। हम चार्ज को बहुत ही स्लोली मूव करा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें कोई एक्सीलरेशन ना हो, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स का, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम काफ़ी स्लोली लेके आ रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हो और जो हमारा वर्क डन हो कैसा हो, सेम हो। तो ये नोट भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर जैसे चार्ज को मूव करा के लेके आ रहे हैं, तो आप क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमारा फोर्स तो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत ही स्लोली लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी है वो काफ़ी स्लो है, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके आ रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा होगा, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा वही क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। तो हमने इसीलिए क्या किया था कि जो पोटेंशियल थी वो नेगेटिव होती है किसका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी,
तो आप सिंपल करेंगे, सिंपल क्या करेंगे कि अगर आपके पास दो चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, दो चार्ज का सिस्टम है और उस चार्ज सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आपके पास ये Q और Q का सिस्टम था, इसको हमने डिस्टर्ब किया, इस Q चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ लेके आए, ठीक है, तो इस Q चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो सिस्टम चेंज करने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा उसका जो नेगेटिव साइन होगा वही क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एक बार समझिए, नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास दो चार्ज ना होकर के मोर देन टू चार्जेस होते, टू चार्ज ना होकर के मोर देन टू चार्जेस हैं, तो वहां पे क्या होगा थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज कर लो आपके पास एक चार्ज Q1 होता, एक चार्ज Q2 होता, एक चार्ज Q3 होता, तो अभी कुछ देर के मैं मान लो Q3 नहीं मेरे पास, अगर मैं मान लूँ Q3 हमारे पास नहीं है, तो इस Q1 Q2 ऐसे क्या होगा, इस सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर होगी। वो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला बनाया था, वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन R12 है, तो ये फॉर्मूला आया होगा, एनर्जी ये रही होगी। अब सपोज करो अगर हम Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो अगर Q3 चार्ज को लेके आएंगे सिंपल सा, तो Q3 चार्ज होगा Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करेगा, Q3 चार्ज Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करेगा, तो जो Q3 के लिए वर्क डन फॉर Q3 मतलब U ऑफ Q3 बोल दें, या Q3 की वजह से जो वर्क डन हुआ, या Q3 के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा, इसको मैं Q2 बोल दे रहा हूँ। Q1 आएगा तो उसमें जैसे पहले जब Q1 चार्ज आया हुआ था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो उसमें हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब Q2 आएगा तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जब Q3 चार्ज को लेके आएंगे तो हमको दो वर्क डन करने पड़ेंगे, एक तो Q2 के अगेंस्ट और एक Q1 के अगेंस्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R13 और प्लस Q2 के अगेंस्ट कितना करना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 या 12 जो भी आप बोल दो, उनके बीच का सेपरेशन है। तो अभी क्या है, सिंपल सा, अगर हमको टोटल एनर्जी निकालनी थ्री सिस्टम वाले चार्ज में कितनी स्टोर होगी, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, UQ2 प्लस UQ3, दोनों में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 सॉरी यहाँ पे थोड़ा Q2 Q3 होना चाहिए था, ठीक है, Q3 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा R12 R13 और R32 और क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे ख्याल से, सिंपल सा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हुआ होगा। तो आज पोटेंशियल एनर्जी पे रोकते हैं, कल की क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे।